गांव में रघु नाम का एक लकड़हारा रहता था। रघु का घर गांव के बहुत अंदर था। जब तक वह लकड़ी लेने पहुंचता था, बाकी लकड़हारे जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर जा चुके होते थे। एक दिन वह लकड़ी काटने जा रहा था, तभी उसे गौरी मिली। अरे गौरी, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आई हो? रघु, मेरे पिताजी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अगर तुमने हमारी शादी की बात जल्दी उनसे नहीं की तो वह मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। मैं समझता हूँ गौरी, लेकिन मैं करूँ क्या? तुम देख रही हो ना कि मैं उतना पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ कि जितनी मुझे जरूरत है। माँ का इलाज भी करवाना है, घर की मरम्मत भी करनी है। तुमसे शादी करने के लिए भी मेरे पास थोड़े बहुते पैसे तो होने चाहिए। गौरी को दिलासा देकर रघु जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचकर वह देखता है कि आज भी सभी सूखी लकड़ियां बाकी लकड़हारे काट कर ले जा चुके थे। वह मायूस होकर जंगल से वापस जाने लगा। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। नमस्ते हिम्मत चाचा, जंगल के भीतर जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ। गांव के लोग सभी लकड़ियां लेकर चले गए हैं। जानता हूँ बेटा, इतना बड़ा जंगल है, लेकिन लकड़ियां काटने वाले भी उतने ही हैं। और तुम तो जंगल से इतनी दूर रहते हो, इसीलिए तुम्हें आने में देरी हो जाती है। हाँ हिम्मत चाचा, और तब तक बाकी लकड़हारे लकड़ियां काटकर जा चुके होते हैं। अब तो समझ नहीं आता चाचा, इस समस्या का क्या तोड़ निकालूं? बेटा, बस एक ही उपाय है, गांव के दूसरी तरफ वाला जंगल। हाँ, वही जंगल जहां बड़े बड़े और पुराने पेड़ हैं। उस जंगल में ऐसे पेड़ हैं, कहते हैं उस जंगल में ऐसे पेड़ हैं जिनकी लकड़ियां सूखी और टिकाऊ होती हैं, जलने पर भी ज्यादा धुआं नहीं छोड़ती, और जिसे हम महीनों तक संभाल कर रख सकते हैं। ऐसी लकड़ी के तो दाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे बेटा। चाचा, अगर ऐसा है तो हमें लकड़ियां काटने के लिए उसी जंगल में जाना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, जाना तो चाहिए, लेकिन उस जंगल में कुछ ऐसी बात है, ऐसा राज है बेटा, जो आज तक किसी को पता नहीं है। जो भी उस जंगल में जाता है बेटा, वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन उस जंगल में जाना खतरनाक है बेटा। चाचा, पर ऐसी क्या बात हो सकती है उस जंगल में? वो तो आज तक किसी को पता नहीं है बेटा। जो भी उस जंगल में लकड़ियां काटने गया है, वो वापस नहीं आया है। ये बातें पता चलने के बाद भी किसी ने उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। तुम भी वहां मत जाना बेटा, पता नहीं कब क्या हो जाए। ठीक है चाचा। रघु घर आकर अपनी माँ के लिए खाना बनाकर देता है। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहा है? माँ, बहुत दिनों से जंगल से लकड़ियां नहीं मिल रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि पैसे कमाने के लिए मैं क्या करूं। चिंता मत करो बेटा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कैसे चिंता ना करूं माँ? तुम्हारी बीमारी का इलाज करवाना मेरे लिए सबसे जरूरी है। गौरी के पिता वहां उसकी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं उनसे हमारी शादी की बात कभी नहीं कर पाऊंगा, और उनकी शादी किसी और से हो जाएगी। घर के कितने खर्चे हैं, वो भी करने जरूरी है। कुछ तो करना ही पड़ेगा माँ, और वो भी जल्द से जल्द।
हर रोज की तरह रघु जंगल में जा रहा था। जंगल में जाकर वो देखता है कि गांव के बाकी लकड़हारे सूखी सूखी लकड़ियां काट कर ले जा चुके थे। वह निराश होकर घर वापस आ गया। हे भगवान, आज फिर गांव के लोग सभी सूखी लकड़ियां ले आई और मेरे हाथ खाली के खाली। मैं क्या करूं? इस तरह तो मैं माँ का इलाज कभी नहीं करवा पाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, एक ही रास्ता बचा है। मैं इस गांव के दूसरी ओर वाले जंगल में जाऊंगा जिसकी हिम्मत चाचा बात कर रहे थे। रघु ने कुल्हाड़ी उठाई और घर से निकलने लगा। क्या हुआ बेटा, फिर से कहाँ जा रहा है? माँ, आज भी लकड़ियां नहीं मिली हैं। अब मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मुझे अब एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, गांव के दूसरी तरफ वाले जंगल का। मैं अब उस जंगल में जाकर लकड़ियां काटूंगा। क्या वो जंगल? बेटा, क्या तुम्हें पता है वह जंगल कितना भयानक और खतरनाक है? नहीं नहीं बेटा, तू उस तरफ नहीं जाएगा। पर ऐसा क्या है माँ उस जंगल में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे वहां जाने से क्यों रोक रही हो? बेटा, कई सालों की बात है, जब तुम छोटे थे और तुम्हारे पिता केशव भी तुम्हारी ही तरह लकड़ियां काटते थे। जग्गू, अब इस गांव में रहना मुश्किल होने लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है केशव भाई? देखो तो, हमारे गांव के ज्यादातर लोग खेती करते हैं और बाकी बचे लोग लकड़ियां काटते हैं। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है केशव भाई? अरे दिक्कत यही है कि सब एक ही जंगल में जाकर लकड़ियां काटते हैं। इस वजह से जो लकड़हारा आखिर में लकड़ियां काटने जाता है उसे लकड़ी मिलती ही नहीं है। हाँ यार, तुम्हारी ये बात सही है, लेकिन अब इसका क्या उपाय हो सकता है? देखो जग्गू, हमारे गांव की दूसरी तरफ एक बड़ा और घना जंगल है। मुझे लगता है कि हमें उस जंगल में जाकर देखना चाहिए। अगर हम वहां जाकर लकड़ियां काटेंगे तो हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। हाँ हाँ केशव भाई, तुम्हारी बात तो सही है। चलो एक बार देख के आते हैं। केशव और जग्गू गांव की दूसरी दिशा के जंगल की तरफ निकल पड़े। बहुत देर चलने के बाद वो उस जंगल में पहुंचते हैं। जंगल को देखकर दोनों के चेहरे पर खुशी छलकने लगती है। ऐसा जंगल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। देखो जग्गू, मैंने सही कहा था। देखो देखो, इस घने जंगल की लकड़ियों को। इस जंगल की लकड़ियां कितनी घनी है। बस अब हम इसी जंगल की लकड़ियां काटेंगे और खूब धन कमाएंगे। हाँ हाँ केशव भाई, तुम ठीक कह रहे हो। इस जंगल की लकड़ियां सच में तारीफ के लायक है। उस दिन से केशव और जग्गू दोनों गांव की दूसरी तरफ जाकर उस जंगल में लकड़ियां काटने लगते हैं। अब उन्हें बाजार में लकड़ियों के अच्छे दाम भी मिलने लगे। ये बात गांव के बाकी लकड़हारों को पता चलने के बाद वो भी उस जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगते हैं। एक दिन एक लकड़हारा सुबह सुबह अकेला उस जंगल में गया और वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। ऐसे ही अचानक से जो भी लकड़हारा उस जंगल में जाता वो गायब हो जाता।
ओ जग्गू भैया, लकड़ियां काटने नहीं जाना क्या? अरे भाई, उस डरावने जंगल में ना 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 ना, मैं नहीं जाने वाला। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ भाई, मुझे तो डर लगता है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? हम इतने दिनों से जा रहे हैं, तब तो तुमने कभी ऐसा नहीं कहा। हाँ यार, लेकिन वो तब की बात थी। लेकिन अब बात और है। आजकल उस जंगल में लकड़हारे गायब हो रहे हैं भाई। ये बात पता होने के बाद भी वहां जाना, ये मुझे सही नहीं लगता है। अरे जग्गू भाई, तुम तो बेकार में ही डर रहे हो। और मुझे तो लगता है ये किसी लकड़हारे ने ही अफवाह फैलाई है, ताकि कोई उस जंगल में ना जाए और सब लकड़ियां उसे ही मिले। चलो, डरने की कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। आओ आओ, चलो चलते हैं। अरे नहीं केशव भाई, मुझे माफ कर देना। अब मेरे बीवी बच्चे हैं और उनका सहारा सिर्फ मैं ही हूँ। अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चे नहीं। नहीं केशव भाई, मैं तुम्हें भी कहता हूँ कि तुम भी मत जाओ उस जंगल में। नहीं जग्गू भाई, मुझे लकड़ियां चाहिए और बिन लकड़ियों के पैसे नहीं आएंगे। इतना बोल केशव अकेला ही उस जंगल में चला जाता है। इससे पहले कि वो पेड़ काटने लगे, वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने काले रंग का धुआं फैल जाता है और उसके बाद केशव कभी उस जंगल से वापस नहीं आता। बेटा, तुम्हारे पिता भी उसी जंगल में खो गए हैं। पता नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है। वो जिंदा भी है या नहीं, कुछ नहीं पता। ये सब पता होने के बाद भी रघु अपनी माँ की बात को नहीं समझता। तुम सही कह रही हो माँ, लेकिन इस बात को अब सालों बीत गए हैं। शायद अब उस जंगल में ऐसा कुछ ना हो जिससे हमें डरने की जरूरत पड़े। बेटा, उस समय जो हुआ उसकी वजह से सबके मन में डर बैठ गया। तब से कोई भी उस जंगल की तरफ नहीं जाता। लेकिन माँ, मैं ऐसे बिना कुछ किए नहीं बैठ सकता। मुझे तुम्हारा इलाज करवाना है, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है और उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, जो मैं उन लकड़ियों को बेचकर ही कमा सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। शांति उसे समझाती रहती है कि वह उस जंगल में ना जाए, लेकिन रघु गांव की दूसरी तरफ वाले जंगल की दिशा में जाने लगता है। आखिर रघु गांव के दूसरी तरफ वाले जंगल में पहुंच जाता है। उस हरे भरे जंगल को देखकर रघु के चेहरे पर भी वैसी ही खुशी झलकने लगी जैसी कि कुछ सालों पहले उसके पिताजी के चेहरे पर झलकी थी। लेकिन कुछ ही पलों में उसकी वो खुशी डर में बदल गई। जहां उसे वो सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे थे, वहीं अब उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। ऐसा लगने लगा कि कोई धीरे धीरे रो रहा हो। रघु सोच में पड़ गया कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन तभी उसके पीछे काले रंग का धुआं प्रकट हुआ। रघु पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक काले धुएं का जिन्न खड़ा हुआ था, जिसकी लाल चमकने वाली आंखें थीं। आज बहुत सालों के बाद कोई मेरे इस जंगल में बिना मेरी इजाजत के आया है। अब तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो बाकी लोगों को मिली थी। मतलब वो तुम ही थे जिसने मेरे गांव के लकड़हारों को गायब किया था? हाँ, वो मैं ही था। एक तो वो बिना मेरी मर्जी के यहाँ आ गए थे और ऊपर से उन्होंने मेरी इच्छा भी पूरी नहीं की थी, इसीलिए मैंने उन्हें गायब कर दिया। क्या? अब ऐसी कौन सी इच्छा थी तुम्हारी? मेरा शरीर देख रहे हो ना, इस धुएं के शरीर के साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मेरे पैर नहीं है,
इसीलिए मुझे हवा में तैरना पड़ता है। मेरे हाथ नहीं है, इसीलिए मैं कुछ पकड़ नहीं सकता हूँ। मेरे इस छोटे से मुंह से मुझे पेट पर खाना भी नहीं मिलता। तो तुम अब क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मुझे तुम लोगों जैसा शरीर चाहिए। आज तक कोई भी मेरी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाया है। जितने भी लोग यहाँ आए हैं, उनमें से किसी ने भी इतनी शक्ति नहीं की कि मेरी इच्छा पूरी करें। जिन्न की बात सुनकर रघु समझ जाता है कि उन गायब होने वाले लकड़हारों और रघु के पिताजी को जिन्न ने ही कुछ किया है। रघु ने चतुराई से जिन्न से पूछा, ओह, तो सालों पहले गांव के कुछ लोग गायब हुए थे, उन्हें तुमने ही गायब किया था? हाँ, मैंने ही उन्हें गायब किया था। मैंने उन्हें सजा दी है मेरी बात ना मानने की। अगर वो मेरी बात मान लेते तो उनके साथ वह नहीं होता जो हो चुका है, और अब तुम्हारे साथ भी वही होगा जो उन सब के साथ हुआ था। रघु कुछ सोचने लगा। उसे लगा कि यही सही समय है उस जिन्न से पता लगाने का कि वो सब गायब हुए लोग कहाँ गए हैं। सुनो, तुम मुझे सजा नहीं दे सकते। मैंने अभी तक तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए ना नहीं कहा है। रघु की ये बात सुनकर धुएं वाले जिन्न की लाल आंखें चमक उठती हैं। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरी वो इच्छा पूरी कर सकते हो? बहुत होशियार समझते हो खुद को। जो इतने सालों में कोई नहीं कर पाया, वो तुम करोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना। हाँ, तुम्हें अगर अपने पर इतना ही घमंड है तो मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरी वह इच्छा कैसे पूरी करते हो। हे धुएं वाले जिन, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि सालों पहले जो लकड़हारे गायब हुए थे, उनके साथ तुमने क्या किया है? ठीक है, अगर तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि उन सब का क्या हुआ है। अगर तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है। ऐसा कहकर जिन्न अपनी आंखें बंद करके खोलता है। उसके ऐसा करते ही सामने अचानक कुछ कठपुतलियां प्रकट हो जाती हैं। देखो, अगर तुम मेरी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। बताओ मुझे क्या करना है? इस जंगल के अंत में एक पेड़ है जिसकी खाल बहुत पतली और लचीली है। उस खाल से तुम आसानी से एक मनुष्य के शरीर का आकार बना सकते हो, जिसमें मैं प्रवेश करूंगा और उस शरीर को धारण करूंगा। मुझे तुम्हारे जैसा शरीर चाहिए। मैं अपने पैरों पर चलना चाहता हूँ। मैं इस धुएं जैसे शरीर से तंग आ चुका हूँ। हाँ ठीक है, मैं ऐसा शरीर तुम्हें बना कर दूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेंगी। अगर तुम वचन देते हो कि तुम मेरी शर्तें मानोगे तो मैं भी तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। जिन्न रघु को वचन देता है कि वह उसकी दोनों शर्तें पूरी करेगा। रघु उस पेड़ को ढूंढते हुए वहां से आगे निकल पड़ता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे एक पंछी आता दिखाई देता है। नहीं, वहाँ मत जाओ। तुम उस पेड़ के पास जाओगे तो ठीक नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो पक्षी? मेरे लिए उस पेड़ की खाल निकालना बहुत जरूरी है। एक बार अगर तुमने पेड़ की खाल का शरीर बनाकर उस जिन को दे दिया तो वह और भी खतरनाक हो जाएगा और लोगों में अपना आतंक फैला देगा। इसीलिए कह रहा हूँ, आज तक यहाँ जितने भी लोग आए थे उन्होंने जिन की इच्छा पूरी नहीं की। इसीलिए उनके साथ उसने क्या किया है ये तुम्हें पता
हाँ मुझे पता है, और उन सब में मेरे पिता भी हैं। मेरे पास अभी एक अच्छा मौका है उन सबको ठीक करके वापस गांव में लेकर जाने का, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम चिंता मत करो, उस दुष्ट जिन को सबक सिखाने की योजना मैंने बना ली है। तुम बस मेरी मदद करो और मुझे बताओ वह पेड़ कहाँ है। पंछी को रघु का विश्वास देखकर अच्छा लगा और वो रघु को एक पेड़ के पास ले आता है। उस पेड़ का रंग इंसान के रंग जैसा होता है। उसकी खाल सच में बहुत पतली होती है। रघु अपनी कुल्हाड़ी की नोक से उस पेड़ की पतली सी खाल को सावधानी से निकालता है और उसे एक इंसान का आकार बनाकर जिन्न के पास लेकर जाता है। देखो जिन, मैं तुम्हारे लिए ये खाल बनाकर ले आया हूँ। खाल को देखकर जिन्न को बहुत खुशी होती है। वो उस खाल के पास आने लगता है। रुको 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 रुको, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन पहले मेरी शर्त तो पूरी कर दो, नहीं तो मैं इस खाल को नष्ट कर दूंगा। नहीं नहीं, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगा। पहली शर्त, आज तक तुमने जितने भी लोगों को कठपुतली बनाया है उन सबको पहले जैसा बना दो और इस जंगल से हमेशा के लिए जाने की इजाजत दे दो। ठीक है। और दूसरी शर्त? पहले ये शर्त तो पूरी करो, बाद में मैं तुम्हें दूसरी शर्त भी बताता हूँ। बड़े ही चतुर मालूम पड़ते हो। ठीक है, लो मैं तुम्हारी पहली शर्त पूरी करता हूँ। जिन्न जादू करता है और वो लोग जो कठपुतलियां बन चुके थे वो सब अपने असली रूप में आ जाते हैं। अब पिताजी, मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। रघु, तुम मेरे रघु हो ना? जब मैं इस दुष्ट जिन के जाल में फंसा था तब तुम बहुत छोटे थे बेटा। हाँ पिताजी, मुझे माँ ने सब बता दिया है। वो भी इतने सालों से बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। अच्छा, तो अपने पिता को मुक्त करने के लिए तुमने ये सब किया था? सिर्फ पिताजी को नहीं, मेरे गांव के उन सभी लोगों को जो तुम्हारे दुष्ट जाल में बंधे थे। इन मासूमों को कठपुतलियां बनाकर खुद को बहुत शक्तिशाली समझ रहे थे ना। अब अगर इतना ही घमंड है अपनी शक्ति पर तो मेरी दूसरी शर्त पूरी करो। रघु, जो भी करना है सोच समझ कर करना। ये जिन बहुत ही दुष्ट होने के साथ निर्दयी भी है। तुम चिंता मत करो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। रघु एक बोतल हाथ में उठाता है और जिन्न से कहता है, तुम अपना आकार जितना चाहे बड़ा कर सकते हो, ये तो मुझे पता है। अब अगर तुम में सच में कोई शक्ति है तो अपना आकार छोटा करके मुझे इस बोतल में जाकर दिखाओ। अगर तुम इस बोतल में जा पाई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सच में शक्तिशाली हो और इस खाल से बने शरीर में जाने के लायक हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मेरे लिए बहुत आसान है। ऐसा कहकर जिन्न अपना आकार छोटा कर लेता है। वो बिना कुछ सोचे समझे धुएं के रूप में उस बोतल में चला जाता है। उसके बोतल के अंदर जाते ही रघु चतुराई से बोतल का ढक्कन बंद कर देता है। तुम सच में बहुत चतुर हो रघु। तुमने तो कितनी आसानी से इस जिन को बोतल में भर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे प्यारे पक्षी। मैं जब इस जंगल में आया था तब मुझे भी पता नहीं था कि मेरे सामने कौन सी मुसीबत आने वाली है, लेकिन जब मैंने देखा कि वह जिन बहुत अहंकारी है तब मैंने सोचा कि इस अहंकार को इसके अहंकार से ही हराया जा सकता है। हाँ बेटा, और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हम सब उस जिन के चुंगल से बाहर आए हैं बेटा। चलो अब हम सब घर चलते हैं। नहीं, पहले इस बोतल को कहीं छुपाना होगा, किसी ऐसी जगह जहां से कोई इसे फिर से बाहर ना निकाल पाए। हाँ, तुम सही कह रही हो। आज से ये जंगल इस दुष्ट जिन की दहशत से मुक्त हो गया है। इसका साया फिर से इस जंगल पर नहीं पड़ना चाहिए। आज से ये जंगल
लकड़हारों के लिए उनकी आमदनी का साधन बनना चाहिए, ना कि उनके लिए डरने की वजह। फिर रघु दूर समुंदर के पास जाकर उस बोतल को समुंदर में फेंक देता है। बोतल के साथ जिन्न का किस्सा खत्म हो जाता है। रघु अपने पिताजी को घर ले आता है। केशव को देखकर शांति की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जब ये बात गौरी के पिताजी को पता चलती है कि रघु की वजह से कई लकड़हारे अपने घर वापस आ गए, तो वह खुशी से उसकी शादी रघु से करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह रघु की बहादुरी ने न केवल उसके पिता को वापस लौटाया, बल्कि पूरे गांव को एक बड़े डर से हमेशा के लिए आजाद कर दिया।